हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अनूप राज एंड यू आर वाचिंग एडुक्लू। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में और इसका डीप एनालिसिस भी करूंगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी डेटा यूज़ किए हैं सारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के साइट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पे भी जाकर 66 पेज का पीडीएफ है, उसे देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ये जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेज लाए गए हैं, ये दरअसल इंडिपेंडेंस हमारे देश की आज़ादी के बाद तीसरा चेंज है। इससे पहले भी दो चेंजेज हो चुके हैं। पहला चेंज किया गया था 1968 में, दूसरा चेंज किया गया था 1986 में। और 1986 में जो चेंज हुआ था उसी में थोड़ा और अमेंडमेंट किया गया 1992 में। और अब लगभग आफ्टर 34 ईयर्स यानी कि 34 साल बाद कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। हालांकि इसकी शुरुआत 1 मई 2019 को ही हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर के पास इसका ड्राफ्ट पहुंच चुका था, जो कि बनाया गया था बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा और इसरो के फॉर्मर चीफ के कस्तूरी रंजन जी के द्वारा। इसके बाद पीएम ने सजेशंस मांगे और लगभग 2.25 लाख सजेशंस रिसीव हुए, जिसपे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए। और अब ये ऑफिशियली 29 जुलाई 2020 को एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच में ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। क्या ये बोरिंग पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएगा और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज है 5+3+3+4, यानी कि ये हुआ 15 ईयर का सिस्टम। अब ये होता क्या है बेसिकली मैं बता दूं। पहले होता था 10+2 का सिस्टम, मतलब कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता था तो उसे क्लास 1 में एडमिशन लेना पड़ता था। फिर 10 साल बाद वो देता था मैट्रिक का एग्ज़ाम। फिर 2 साल बाद वो देता था इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम। तो ये हुआ 10+2 का सिस्टम। इसे अब रिमूव कर दिया गया है और रिप्लेस किया गया है 15 ईयर के प्लान से। देखते हैं ये क्या है 15 ईयर प्लान। ये रहा प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, मतलब पहले जो सिस्टम चलता था 10+2 का। और ये है न्यू पेडागोजिकल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर। पेडागोजी मतलब मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलर मतलब सिलेबस कंटेंट सब्जेक्ट्स। तो ये दोनों वर्ड्स का आगे काफ़ी ज़्यादा यूज है, इसीलिए मैं बता दूं। पेडागोजिकल मतलब होता है मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका, और करिकुलर मतलब सब्जेक्ट कंटेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो 15 ईयर का प्लान है उसे यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया गया है 5, 3, नेक्स्ट 3 एंड द लास्ट 4। इसमें अब इन कोर्सेज के नेम भी दिए गए हैं और साथ ही साथ एज ग्रुप में भी डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ये जो सबसे पहले 3 ईयर का प्लान आता है, जो 5 ईयर में ही दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है, 3 और 2। 3 साल में जो होगा वो पढ़ेंगे आंगनवाड़ी में, जो बच्चे जिनको हम लोग प्री स्कूल बोलेंगे और ये एज ग्रुप होगा 3 to 6 के लिए। फिर नेक्स्ट 2 ईयर होगा, वो होगा क्लास 1 और 2 के लिए, जिसमें एज 6 to 8 एज के बच्चे पढ़ेंगे। ये था 5 ईयर सिस्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 ईयर, इसको प्रीपरेटरी बोलते हैं। ये 5 ईयर को फाउंडेशनल कोर्स बोलेंगे, ये 3 ईयर को प्रीपरेटरी कोर्स बोलेंगे। इसमें क्लास 3 to 5 के बच्चे पढ़ेंगे और एज ग्रुप होगा वो होगा 8 to 11। फिर नेक्स्ट 3 ईयर का कोर्स जो कि मिडिल कोर्स बोलेंगे जिसको, वो होगा क्लास 6 to 8 के लिए और एज ग्रुप होगा 11 to 14। और जो लास्ट 4 ईयर का ग्रुप आता है, एज ग्रुप आता है, उसमें उसको बोलेंगे सेकेंडरी कोर्सेज। सेकेंडरी कोर्सेज में आते हैं क्लास 9 to 12 और जो एज ग्रुप होंगे वो होगा 14 to 18। तो बेसिकली अगर हम मेजरली देखें तो पहले का जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था और जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसमें बेसिकली यही 3 ईयर्स का गैप है। मतलब ये 3 ईयर्स पहले नहीं था, अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो ये तो पहले से ही चलता था। जैसे बहुत लोग अगर प्राइवेट स्कूल से होंगे तो उन्होंने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तो ये सब पढ़ा होगा। तो यही सब को अब इंट्रोड्यूस किया गया है और ये सब पढ़ाई आंगनवाड़ी केंद्र से शुरू होगी। यानी कि अब बच्चा जो डायरेक्ट क्लास 1 में जाता था अब वो नहीं जाएगा। अब पहले उसे 3 साल का ये आंगनवाड़ी या प्री स्कूल करना पड़ेगा, उसके बाद उसे क्लास 1 में एडमिशन मिलेगा। करिकुलम एंड पेडागोजी की बात करें तो अब जो करिकुलम ऐसा बनाया गया है कि अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मतलब सिर्फ बुकिस लैंग्वेज ही नहीं, अब बुकिस लैंग्वेज के स्टडी के साथ साथ स्किल्स भी सीखेंगे। मतलब इंटीग्रेशन होगा किसका, स्टडी और स्किल्स का। और ये अगर इंटीग्रेशन होगा तो ये काफ़ी अच्छा भी होगा, प्रैक्टिकली भी काफ़ी अच्छा होगा। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को इंजॉय कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होगा ये सिस्टम। और डिफरेंट एज ग्रुप में तो बांट ही चुके हैं, जैसा कि हमने पिछले ग्राफ में देखा था किस तरह से एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है।
इस न्यू पॉलिसी में लैंग्वेज आर्ट्स और कल्चर, इंडियन लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर के प्रमोशन को भी काफ़ी ध्यान में रखा गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स रहते हैं, डिफरेंट भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। बहुत सारे आर्ट्स हैं, कल्चर है, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, और डाइवर्स म्यूजिक आर्ट्स है, और इंडियन फिल्म जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और इंडियन हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव। तो इन सब को भी अब स्कूल में बच्चे को सिखाया जाएगा, ताकि हमारा इंडियन कल्चर इम्प्रूव हो, और अगेन ये इंडियन टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा, और साथ ही साथ हमारे इंडियन कल्चर को तो करेगा ही करेगा, और ये हेल्प करेगा हमें इनक्रेडिबल इंडिया बनाने में, जो कि इंडियन टूरिज्म का स्लोगन है। और इसमें एक और बड़े चेंजेस लाए गए हैं कि जैसे पहले होता था कि हमें या तो हिंदी या तो इंग्लिश कोई एक चूज करना पड़ता था लैंग्वेज पढ़ाई के लिए, लेकिन अब इसे हटा के अब इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग, अपनी मिडिल कोर्सेज, जितने भी मिडिल कोर्सेज तक पढ़ाई है वो सारे आप रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। सपोज दैट कोई बिहार से है तो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी भोजपुरी, तो वो चाहे तो उसमें अपनी मिडिल कोर्स तक वो पढ़ाई इस लैंग्वेज में कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं देखता था कि बेसिकली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है स्कूल्स में। लोग सोचते हैं कि इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैं बता दूं कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हो गए, डेवलप कंट्री हो गए, वो सारे अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं। इसी को देखते हुए इंडिया ने भी ये काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, और ये स्टेप काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, जो हमारे कल्चर को काफ़ी आगे ले जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात की गई है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन विद इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेसिटीज। मतलब कि अब स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्वालिटी टीचिंग लर्निंग तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएंगी स्टूडेंट्स को। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कोई क्रिकेट, कोई बैडमिंटन, हॉकी, और और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। इनके साथ साथ अब क्लब एक्टिविटीज़ हो गए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी करते हैं। तो अब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये सब करें, और इसमें अगर कुछ अच्छा करना चाहें फ्यूचर में तो आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके बाद जो इंटीग्रेशन हो रही है सब्जेक्ट स्किल्स की, मतलब कि अब आप सोच के देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, डिज़ाइन थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, ये सब बहुत हायर लेवल की चीज़ें हैं। तो अब इसे मिडिल स्टेज में ही इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मतलब आप सोच के देखिए कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें, कोडिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, एआई, इन सब चीज़ों को अगर हम बचपन से ही सिखाएंगे तो हो सकता है स्टूडेंट के मन में बचपन से ही थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगे, और फ्यूचर में जाके इस अगर इसमें से कोई करियर चूज करना चाहें तो वो कर सकता है। और की बात की गई है सिलेबस को घटाने की, सब्जेक्ट घटाने की, ताकि इन्हें लर्निंग को और बढ़ावा दिया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। सपोज दैट पहले क्या होता था कि सबके लिए फिक्स था कि हाँ, अगर आप 10th तक पढ़ रहे हो तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अगर आपको मैथ बोरिंग लगता है तो अब इसको दो ग्रुप में सपोज डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला ए, जिसमें होगा मीडियम लेवल ऑफ मैथ, और बी जिसमें होगा थोड़ा हार्ड लेवल। तो अगर बच्चा चाहे, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है मैथ में, और वो सिर्फ चाहे तो सिर्फ इसका मीडियम लेवल ही पढ़ सकता है। इससे इसी को रिड्यूस कराने की बात कर रही है। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर सपोज दैट वो किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जैसे कि कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है या फिर साइंस में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, इस पे ज़्यादा फोकस करेगा, इस पे कम करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, और इस पे ज़्यादा फोकस करेगा, इसको इन्हेंस करेगा। इसी की रिडक्शन की बात की जा रही है, और इसी की इन्हेंसमेंट की बात की जा रही है। वही चीज़ यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझाया हूँ। और इसके इसके चलते ये भी होगा कि अब जो पढ़ाई होगा वो काफ़ी ज़्यादा फन से भरा होगा, क्रिएटिव होगा, कोलैबोरेटिव होगा, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ होगा, और ये स्टूडेंट्स के डीपर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से समझने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, और ये काफ़ी एक्सपीरियंसल लर्निंग होगा। मतलब अब सिर्फ बुकिश लैंग्वेज ही नहीं, जो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के वो भी बाहर आएंगे, और वो अपने एजुकेशन और स्किल्स को इंटीग्रेट करके अपना बेटर फ्यूचर बना पाएंगे।
और ये काफ़ी सही भी है। अगर सपोज दैट कोई बच्चा जिसको मैथ अच्छी नहीं लगती या फिर मैथ में वो इंटरेस्टेड उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो बोरिंग पढ़ाई एक तरह से फ्रस्ट्रेशन बन जाता है उसके लिए। और अगर इसको थोड़ा कम कर दें और जिसमें इंटरेस्ट है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके बाद बात की जा रही है फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्सेज चॉइस। मतलब पहले ऐसा होता था, आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग देख रहे होंगे मोस्टली ये तीन स्ट्रीम से होंगे, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये रहा साइंस, ये रहा आर्ट्स और ये रहा कॉमर्स। बेसिकली हमें इन आफ्टर टेंथ इंटरमीडिएट में हमें ये चूज करना पड़ता था कि आप इन तीनों में से कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहते थे। और अब ये सिस्टम को, अब ये बॉन्डिंग ख़त्म कर दी गई है। और अगर अब बच्चा कोई चाहे तो साइंस के साथ साथ वो आर्ट्स पढ़ सकता है, या फिर साइंस के साथ साथ वो चाहे तो कॉमर्स पढ़ सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि अब सिर्फ बच्चा जो स्ट्रीम चूज किया है वही पढ़े। जैसे सपोज दैट कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो चाहे तो ह्यूमैनिटी जो कि एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है उसे पढ़ सकता है, या फिर कोई और सब्जेक्ट जो वो जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, कोई डिफरेंट स्ट्रीम का ही क्यों ना हो, उसे साथ साथ पढ़ सकता है। अगेन दिस विल इनकरेज स्टूडेंट्स टू चूज देयर बेटर फ्यूचर। और ये तो काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि इसमें जो पहले बॉन्डिंग थी वो ख़त्म कर दी गई। दूसरी बात कि अगर स्टूडेंट साइंस पढ़ रहा है, सपोज दैट फ्यूचर में चल के वो साइंस में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, तो उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि जो आर्ट्स वो सब्जेक्ट चूज किया या जो कॉमर्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो उसने चूज किया है उसमें कुछ अच्छा कर सके और उसमें अपना फ्यूचर बना सके। अब बात करते हैं क्या क्या मेजर चेंजेज हुए हैं हमारे हायर एजुकेशन में। तो देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने बताया है कि कम से कम एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक कॉलेज होना ज़रूरी है, और वहाँ पे लोकल इंडियन लैंग्वेज में भी पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद इन्होंने बताया ये बेस्ट फैसिलिटीज़ और बेस्ट फैकल्टीज़ प्रोवाइड कराएंगे उसमें। इसके बाद यहाँ पे लाइट बट टाइट का स्कीम लाया है, मतलब कि अब कम ही कॉलेज होंगे पर जो भी होगा सब अच्छे से रेगुलेट होगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। इसमें बेसिकली होता था कि सपोज दैट कोई बच्चा कोई कोर्स करने गया यूनिवर्सिटी में, सपोज बीएससी का ही कोर्स ले लीजिए आप, इसमें 3 इयर्स का कोर्स आता है, और वो 1 ईयर ही करके रेस्ट ऑफ द 2 इयर्स नहीं किया, सिर्फ एक ही साल किया। तो इससे क्या होता था कि एक साल उसका वेस्ट चला जाता था, उसके पास उसका कोई डिग्री नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम लाने के बाद अब वो एक साल का भी कोर्स करेगा तो इसकी भी डिग्री उसके पास होगी। और इसके साथ ही साथ अगर वो फ्यूचर में चाहे तो रेस्ट ऑफ द 2 ईयर जो बचा था उसे करके अपना बीएससी कंप्लीट कर सकता है। तो ये था मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। आइए अब देखते हैं ये वोकेशनल कोर्स क्या है जिसे गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया है। तो बेसिकली वोकेशनल जॉब्स बता दूं, जैसे वोकेशनल कोर्सेज हैं ये वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटरी, प्लम्बिंग, गार्डनिंग और इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए लाया है वोकेशनल कोर्सेज। तो इंडिया में इन सब को तो काफ़ी लोअर लेवल पे देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी लोअर लेवल के जॉब्स हैं। बट मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसए हैं, यहाँ पे जो इस तरह के जॉब्स कर रहे होते हैं, वोकेशनल जॉब्स कर रहे होते हैं, उसमें 52% लोगों को ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जर्मनी में ये 75% लोग हैं जिसको ये कोर्सेज कराए जाते हैं। इन सब कामों के लिए भी आप सोच सकते हैं कि इन सब कामों के लिए भी जो कोर्सेज कराए जाते हैं तभी और साउथ कोरिया में ये तो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी 96%। और आप सोच के देखिए जब इन सब चीज़ों के लिए इन्हें कोर्स कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और काफ़ी ज़्यादा अपने काम में अच्छा कर पाएंगे। लेकिन हम अगर इंडिया की बात करें तो 2012-17 का जो एस्टिमेटेड वैल्यू आया था वो देखा गया था कि 5% से भी कम लोग हैं जिसे ये वोकेशनल कोर्स मिला है। तो इंडिया में बेसिकली मैं 19 से 24 साल का जो एज ग्रुप है, इसमें जितने भी लोग इस टाइप के इस तरह के वोकेशनल जॉब्स कर रहे थे उसमें 5% से भी कम लोग के पास इसका नॉलेज था। तो कहाँ से प्रोडक्टिविटी आ पाएगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है सेल्फ असेसमेंट की। मतलब अब बच्चा खुद से जज कर पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सेल्फ असेसमेंट कर पाएगा। इसके साथ साथ सेल्फ इवेल्युएट, मतलब कि पहले जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होता था स्टूडेंट से वो सिर्फ टीचर्स उसमें मार्क्स देते थे,
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब स्टूडेंट्स भी खुद को मार्क्स दे पाएंगे और स्टूडेंट के साथ साथ उनके फ्रेंड्स भी उनको मार्क्स देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सपोज दैट पहले कोई बच्चा होता था, उसके उसको इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने के बाद या फिर ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद खुद ही डिसाइड करना पड़ता था कि आगे जाके वो क्या चूज करना चाहते हैं। जैसे 10th 12th ये सब में तो टीचर्स उन्हें हेल्प कर देते हैं कि क्या बेटर है उनके लिए, लेकिन आगे चल के उन्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ता था कि मैं क्या कितना किसमें कितना अच्छा कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो सेल्फ असेसमेंट उन्हें उस लेवल पे जाके करना पड़ता था आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। अब ये पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा तो स्टूडेंट के पास उस पहुँचते वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। इससे वो फ्यूचर को और बेटर तरीके से चूज कर पाए और उसका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा चेंज है। जो स्टूडेंट सपोज दैट बहुत स्टूडेंट ऐसे होते थे जो बेटर तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते थे कि आगे जाके उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, किसमें बेटर फ्यूचर है। अगर ये बच्चा पहले से ही इसे समझा दिया जाए कि ऐसे सेल्फ असेसमेंट होता है, ऐसे आप डिसीजन ले सकते हैं, आगे मुझे क्या करना है खुद से देख सकते हैं, और इसका एक्सपीरियंस अगर बचपन से ही हो तो आगे जाके उसको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है डिजिटलाइज एजुकेशन सिस्टम को। मतलब कि जैसे पहले क्लासरूम्स होता था, अब तो वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रिसेंट राइज हुए हैं पेंडेमिक्स में, जो कोविड आया इसके बाद इसने तो सबको बता दिया कि नहीं, अब सिर्फ ई लर्निंग ही, ई कंटेंट ही अब चलेगा। जो क्लासरूम्स होते थे वो अब लेना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि अब एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, एजुकेशनल डिजिटल कंटेंट बनाया जाएगा, और साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के साथ साथ ये स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक, मतलब जो भी लोअर लेवल से लेके पूरे हायर एजुकेशन तक ये सारे चीज़ें डिजिटली प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि जो करंट सिचुएशन है, जो पेंडेमिक अभी चल रहा है और जो फ्यूचर में जो भी चैलेंज आएंगे उन सबको ओवरकम करेगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में कुछ की इनिशिएटिव्स भी दिए गए हैं, जैसे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म जो कि अभी चल भी रहा है, दीक्षा हो गया, स्वयं हो गया, वर्चुअल लैब ऑनलाइन। जी हाँ, जैसे कि पहले लैब होता था, अब वर्चुअली होगा, मतलब वीडियो के तौर पे हमारे स्क्रीन पे होगा। असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन जैसे परख हो गया। उसके बाद टीचर्स की भी ट्रेनिंग, इंसेंटिव जो भी होंगे उन सबको भी डिजिटली करने की बात की गई है। यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन की बात की गई है। इंटरनेशनलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक था जो पहले हमारे एजुकेशन पॉलिसी में छूट रहा था। दरअसल इस इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो भी बच्चे बाहर से हमारे कंट्री में पढ़ने आते हैं, या जो हमारे कंट्री से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वो होता है इंटरनेशनलाइजेशन। इंडियन लैंग्वेज, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, योगा, आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री, कल्चर। इंडिया में तो काफ़ी सारे कल्चर हैं, और जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, योगा है, इंडियन लैंग्वेज है, ये सबको ऐड किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हम लोग अट्रैक्ट कर सकें ग्रेटर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और भी ज़्यादा हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें ताकि इंडिया में पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट चाहे, उनको मोबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर स्टूडेंट्स कोई इंडिया में है और वो एब्रॉड में पढ़ना चाहता है तो उसे भी मोबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही साथ जो बाहर से बच्चे पढ़ने आएंगे उन्हें भी अट्रैक्ट करने का एक तरीका देखा जाए, और ये कल्चर को, हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और साथ ही साथ हमारी जो लैंग्वेज है, आर्ट्स हैं, इन सब को भी प्रोमोट करेगा। इन सब चीज़ों के बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है इम्प्रूवमेंट इन फैकल्टी, यानी टीचर्स। पहले तो बहुत जगह देखा जाता था कि प्रॉपर टीचर ही नहीं है, प्रॉपर एजुकेटर ही नहीं है, तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से। तो इस पे भी ध्यान देके गवर्नमेंट ने बताया है कि अब टीचर जो होंगे मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन वैल्यूज, नॉलेज एंड ट्रेडिशंस। इंडियन वैल्यूज, नॉलेज और ट्रेडिशन की जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ अगर उसकी वर्ड्स की बात करें तो लेटेस्ट एंड एडवांस एजुकेशन एंड पेडागोजी, मतलब बेसिकली यहाँ पे डिजिटली सिस्टम की बात की जा रही है कि जो एडवांस ई लर्निंग होगा और जो न्यू एजुकेशन एंड पेडागोजी सिस्टम होगा, इसकी भी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स की बात की जा रही है
स्पेशल एजुकेशन किसके लिए, तो चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, मतलब दिव्यांग चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि उनको समझा सके और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी करा सके। और यहाँ पे मोटिवेटेड, इनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टीज़ की बात की जा रही है जो कि और भी ज़्यादा इंथुजियास्टिक होंगे, इंगेज होंगे और मोटिवेटेड होंगे टुवार्ड्स अपने स्टूडेंट्स को एडवांस बनाने में, अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव, उनके फ्यूचर को इम्प्रूव करने में। और सारी बात आके रुक जाती है जब बात होती है एक्सपेंडिचर की। मतलब हायर एजुकेशन में की अगर बात करें तो मोस्टली बच्चे हायर एजुकेशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से। तो इसको भी देखते हुए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब वो 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, जो कि करेंटली 4.4% है। ये तो है ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट, और गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया, ये काफ़ी अच्छी बात है कि सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बल्कि अब फाइनेंशियली भी गवर्नमेंट इसके लिए रेडी है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। पहले 2017-18 में देखा गया था कि हमारे टोटल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का मात्र 10% हिस्सा जाता है एजुकेशन में। मतलब कि मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। मतलब जितना भी टोटल खर्च होता था उसमें से सिर्फ 10% ही खर्च होता था पढ़ाई में। जबकि बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखेंगे तो ये पढ़ाई, ये आंकड़ा वहाँ पे, ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, और होना भी चाहिए। और ये मैं लास्ट पॉइंट बात करूंगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की। तो देखिए जीईआर इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जीईआर होता क्या है, सपोज दैट मैं एक आंकड़ा लेता हूँ 100 बच्चों का, और 100 बच्चे हैं जिसमें जो एलिजिबल हैं क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए, और लेकिन 100 बच्चे में से 100 तो नहीं लेते, लेते कितने हैं 90 या फिर 80। यही होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। जैसा कि 2017 और 2018 का आंकड़ा देखा जाए तो ग्रेड 6 to 8 में था 90.9%, ग्रेड 9 में था 79.3%, ग्रेड 11 to 12 में था 56.5%। मतलब एग्जांपल दूं, अगर 1000 बच्चों का, तो 1000 बच्चे में से ग्रेड 6 to 8 में एडमिशन ले रहे थे सिर्फ 909 बच्चे, ग्रेड 9 to 10 में एडमिशन ले रहे थे सिर्फ 793 बच्चे, और ग्रेड 11 to 12 में बच्चे पढ़ रहे थे उनका आंकड़ा था 565। आप देख सकते हैं 1000 बच्चे में से कितना ज़्यादा डिक्रीज हुआ है ग्रेड 11 to 12 में। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो सेकेंडरी की ही बात की गई है, और अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ ये परसेंटेज कितना कम होगा। और इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और एक गोल सेट किया है 2030 का कि 2030 तक हम 100% जीईआर देंगे। मतलब अब 1000 बच्चों में से 1000 बच्चे पढ़ेंगे। ये जो होगा ये सेकेंडरी लेवल की बात की गई है, मतलब 11 to 12 तक, जो अभी ये 56.5% है, इन सब को अब 100% किया जाएगा। ये है गवर्नमेंट का 2030 तक का गोल। अगर ऐसा होता है तो वाकई अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस की हालत है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी, और ये काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मैं काफ़ी प्राउड और जीलस दोनों फील कर रहा हूँ। प्राउड इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे ऐसे चेंजेस देख के काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ। ऐसे ऐसे चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में लाए गए हैं जो कि अपने हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स जो आने वाले बच्चे हैं, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और जेलस इसलिए फील कर रहा था कि अगर मेरे टाइम पे ऐसा होता तो मैं अपनी एजुकेशन और बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाता। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।